हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी और आई। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। So we are starting chapter 5 from book 3, cash flow statement. So let us learn what is cash flow statement. Fine. Meaning of cash flow and cash flow statement. Now cash flow statement is a statement that shows the cash flows, that is inflow and outflow of cash and cash equivalents during the accounting period from operating, investing and financing activities. किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैश का फ्लो हमें स्टेटमेंट में प्रस्तुत करना है और इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या क्या आता है ये भी हम आगे समझेंगे कि व्हाट कंप्राइजेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स इन अ कंपनी। और ये एक अकाउंटिंग पीरियड का फ्लो बनता है कैश फ्लो, जिसमें हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अलग अलग कैलकुलेट करके कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करना होता है। कैश इनफ्लो का मतलब होता है जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्रीज होते हैं कंपनी के पास, और कैश आउटफ्लो होता है जब कंपनी पेमेंट करती है कैश या कैश इक्विवेलेंट के माध्यम से। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं, पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमेशा जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है क्लास 12 के लिए वो इनडायरेक्ट मेथड से बनता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें मुख्य तौर पर कैलकुलेट करनी होती है, जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यह हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है और फिर इसको एक साथ अरेंज करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। हम जानते हैं अभी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक मतलब चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, फिर आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक। ये सबको मिला करके बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नाउ ये वो आइटम है जो लिक्विड फॉर्म में है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ देखिए चेक भी और कैश इन हैंड भी ये तो लिक्विड होते ही है, हम समझते हैं, एंड चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड भी लिक्विड होते हैं। देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिन्हें हम क्विकली अक्रॉस द काउंटर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक भी हम जल्दी से कैश अरेंज कर सकते हैं। इन्हें ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना गया है। वैसे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाते समय सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मतलब मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से जो कैश जनरेट हो रहा है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, उसको हम चार्ट में लिखते हैं। और कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जो कि नॉन इन्वेस्टिंग और नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिन्हें हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ समझना है। फाइन। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो भी होता है, कैश आउटफ्लो भी होता है। तो टोटल क्या होता है, टोटल मीन्स इफेक्ट क्या रहेगा इसका, कि ये टोटल इनफ्लो आएगा ग्रैंड टोटल में या आउटफ्लो आएगा, ये हमें यहाँ पता लगाना होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो होता है, they are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को मेनली बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के रूप में देखा जाता है। ये जब एक्वायर किया जाता है तो वो कैश आउटफ्लो है, और जब उन्हें सेल किया जाता है तो ये कैश इनफ्लो है। फाइन। यहाँ से हमें कैश पता लगाना है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है। तीसरा हेड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
Financing activities are the activities that result in change in the size and composition of the owner's capital, including preference share capital in case of a company and borrowings of the enterprise. So फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेनली हमें कहाँ से मिलता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के माध्यम से मिलता है। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब है ये कैश इनफ्लो है। जैसे कि हमने शेयर इशू किया या बैंक से लोन लिया तो दैट इज़ व्हाट इज़ कैश इनफ्लो। और अगर हम रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर्स या बैंक लोन का हम चुकता कर रहे हैं तो दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। सो ब्रॉडली स्पीकिंग इशारा आपको यहीं से मिलेगा। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे उसके बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जिन्हें हमें समझना है। ये सिर्फ ऐसे एक लाइन में तो नहीं ख़त्म किया जा सकता। सो एज एंड व्हेन वी रीच टू दैट पॉइंट इन द एक्सरसाइज वी विल एक्सप्लेन दिस। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दिया हुआ होता है और बैलेंस शीट में 2 ईयर्स का इंफॉर्मेशन दिया होता है। एक होता है करंट ईयर और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर, और इसी को कंपेयर करके हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे कि आप बैलेंस शीट देख रहे हैं यहाँ देखिए करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, फाइन। और ये करंट ईयर का 1,30,000 है और प्रीवियस ईयर का 25,000 है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें ये बताना रहता है कि प्रीवियस ईयर के करंट स्टेटस से 25,000 रुपीज़ से 1,30,000 रुपीज़ कैसे हो गया। तो व्हाट इज़ द जर्नी, किस माध्यम से कैश आया ऑर्गेनाइजेशन में और किस माध्यम से कैश चला गया, इसका स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट करना है। सो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से हम क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैसे पहुंच गए, किस माध्यम से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, ये इसका स्टेटमेंट हमें देना है। और इसके लिए हमारे को बैलेंस शीट दिया हुआ होता है और दोनों साल के इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके हमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के माध्यम से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू होता है सरप्लस से, है ना। जनरली हम इसे क्या समझते हैं कि ये नेट प्रॉफिट है, जबकि ये नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट से बहुत सारे अप्रोप्रिएशन होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम उसे यहाँ से शुरू करते हैं, फाइन। और इसके बाद हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशन ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और उसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं। और कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना होता है। सो क्वेश्चन शुरू यहाँ से होता है और फर्स्ट स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो ये होता क्या है, लेट अस सी। सो जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट हमें लिखना होता है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हमें पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसमें बहुत सारे और डिटेल्स हैं, लेकिन पहले हम इसी को ही समझेंगे कि व्हाट इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें हम बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है उससे हम यहाँ लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं उसमें? हम 2 साल का जानकारी हमें दिया होता है तो दोनों को माइनस करके लिखते हैं ताकि हमको करंट ईयर का बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके, फाइन। सो दोनों को माइनस करके लिखेंगे। फेवरेबल होगा तो सही है और अनफेवरेबल है तो उसे भी हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस फिगर, फाइन। उसमें हमें 5 चीज़ों को ऐड करना है, दैट इज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, देन ट्रांसफ़र टू रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व्स वगैरह बनाते हैं तो रिजर्व में जो कुछ भी ट्रांसफ़र हुआ है नेट प्रॉफिट से वो भी हमें ऐड बैक करना है। देन प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि प्रोविजन बनाया जाता है टैक्स के लिए और उसमें से नेक्स्ट ईयर यूज़ होता है। तो जो लोड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए गया है वो लोड हमें यहाँ ऐड करना है। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जो अनइंटेंशनली
कंपनी को या फर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक से डिज़ास्टर हुआ और बिल्डिंग वगैरह स्पॉइल हो गया और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। सो सच टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिट किया है उसे भी हम ऐड करेंगे। फाइन, बिकॉज ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग थिंग्स। फाइन, और फिर लेस करेंगे हम रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जो कुछ भी रिफंड क्वेश्चन में दिया है उसे हम लेस करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स क्रेडिटेड इन इनकम एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें माइनस करना है। इसका मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम हमने डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी से रिलेटेड अगर कोई इनकम जनरेट हुआ है उसे हमको हटा देना है यहाँ से। जैसे कि लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक है 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा हमें मिला है ना, रिएम्बर्स हुआ या कहते कंपनसेशन मिला, सो वो कंपनसेशन अमाउंट को हमें यहाँ लेस करना। मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस जो था वो 1 लाख रुपीज़ का था और इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला 80,000 का, तो हम यहाँ 1 लाख रुपीज़ ऐड करेंगे और 80,000 रुपीज़ एज इनकम फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स को हम लेस करेंगे। तब जाकर के जो आएगा बैलेंसिंग अमाउंट, दैट अमाउंट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। सो ये तो एक छोटी सी बात हुई, मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइन, और भी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका डिटेल्स भी आपको पता चलता जाएगा। सो विद दिस लिटिल इंफॉर्मेशन लेट अस मूव अहेड टू what's that exercise part. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को समझने के लिए हम एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ बैलेंस शीट का एक पार्ट दिया हुआ है जो कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। फाइन, नाउ इसमें दिया हुआ है सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ देखिए दिया हुआ है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021। फाइन, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा ही बैलेंस शीट देखने को मिलेगा, 2 साल का बैलेंस शीट एक साथ दिया होगा और इसी को कंपेयर करके हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें से हम फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करें। नाउ सरप्लस दिया हुआ है करंट ईयर का 10 लाख और प्रीवियस ईयर का 5 लाख रुपीज़, और डिविडेंड पेबल दिया हुआ है ₹50,000। फाइन, करंट ईयर का दिया है जबकि प्रीवियस ईयर में ये कुछ नहीं था। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है proposed dividend for the year ended 31st March 2021 and 2022 are ₹4 lakh and ₹5 lakh respectively. Prepare the note to show net profit before tax and extraordinary items. So अब हमें net profit before tax and extraordinary items कैलकुलेट करना है। आप इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि जब कभी भी क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हो दोनों साल का, मतलब करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, तो हमेशा हमें प्रीवियस ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। करंट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है उसे हमेशा इग्नोर करना है, मानिए कि ये कभी है ही नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होगा, किसी भी पार्ट में नहीं होगा, ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो आप इसे टोटली इग्नोर कीजिए और सिर्फ ओपनिंग प्रपोज्ड डिविडेंड से ही हमें सब कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के लिए हमें ओपनिंग प्रपोज्ड डिविडेंड का ही इस्तेमाल करना है और क्लोजिंग को इग्नोर करना है। वो इसलिए क्योंकि जो भी डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रपोज होता है करंट ईयर में, उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर होता है। फाइन, सो ये जो क्लोजिंग है, ये प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर का है, इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगा। तो इसलिए क्योंकि ये प्रपोज्ड डिविडेंड है, अप्रूवल इसका अभी भी बाकी है ना। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को प्रपोज किया जाएगा डिविडेंड, उसके बाद शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव करेंगे, फिर जाकर के पेमेंट होगा। तो ये
ये करंट ईयर वाले प्रपोज्ड डिविडेंड का कुछ नहीं हो सकता, इट विल नॉट अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द व्हाट इज दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट। परंतु जो पिछले साल का है ओपनिंग प्रपोज्ड डिविडेंड है, यही अप्रूव होगा और इसी को पेमेंट होगा, इसी का पेमेंट होगा। सो देयरफॉर वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द ओपनिंग प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 5 वी विल सी। सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइन, इसे क्लोजिंग और ओपनिंग को हम लेस करेंगे। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹10 लाख का, इसमें हम लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज ऑफ ₹5 लाख। फाइन, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग प्रोपोज्ड डिविडेंड, एंड दैट इज ₹4 लाख। बस इतना ही। अब इसे हम ऐड करेंगे तो आएगा आंसर ₹9 लाख। सो दिस इज अवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। मैंने आपको बताया कि हम ओपनिंग प्रपोज्ड डिविडेंड ही क्यों लेंगे, क्योंकि ये पिछले साल का है प्रपोज्ड, जो करंट ईयर में अप्रूव होगा शेयर होल्डर्स से और पेमेंट होगा, इसलिए ये रिलेटेड है कैश इक्विवेलेंट से, कैश से। फाइन, सो इसलिए कैश आउटफ्लो ये शो करता है। फाइन, सो इसलिए हम इसे ऐड बैक करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। और डिविडेंड पेएबल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसे हमें इग्नोर करना है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ 4 लाख ओनली, है ना। जो प्रीवियस ईयर प्रपोज किया गया था उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो तो चला गया बैलेंस शीट से, लेकिन जो नहीं लिए हैं शेयर होल्डर्स उनका अभी भी डिविडेंड पेएबल है, सो विच इज अ पार्ट ऑफ ओपनिंग प्रपोज्ड डिविडेंड ओनली, सो वी हैव टू इग्नोर दैट। Now question number 6. Following is the extract from the balance sheet of Mercury Limited. इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन दिया है 31 मार्च 2022 दैट इज करंट ईयर एंड 31 मार्च 2021 दैट इज प्रीवियस ईयर। इस ईयर को आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, कई बार ये रिवर्स दिया होता है, सो आपको केयरफुल रहना है कि कौन सा ईयर पहले लिखा है कौन सा ईयर बाद में लिखा है। यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख रुपीज़ का, 8 लाख रुपीज़ का। देन 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है करंट ईयर का 6 लाख और प्रीवियस ईयर का भी 6 लाख। देन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर का 7,20,000 और प्रीवियस ईयर का 4 लाख। अनपेड डिविडेंड दिया हुआ है ₹20,000 करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का नील है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है फर्स्ट पॉइंट, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर the year 2020-21 and 2021-22 are ₹1,60,000, that is opening, no that is closing, and ₹2 lakh that is opening. फाइन, क्योंकि ये रेस्पेक्टिवली है, सो फर्स्ट ईयर का अमाउंट 1,60,000 है और सेकेंड ईयर जो कि करंट ईयर है उसका अमाउंट ये है। तो करंट ईयर का जो प्रोपोज्ड डिविडेंड है उसे हमें हमेशा इग्नोर करना है, हमेशा हमें ओपनिंग प्रोपोज्ड डिविडेंड से ही काम लेना है। फाइन, और प्रोपोज्ड डिविडेंड हमेशा इक्विटी शेयर्स का ही होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का कोई प्रोपोज्ड डिविडेंड नहीं होता, और इंटरिम डिविडेंड भी इक्विटी शेयर का ही होता है, वो प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होता है। सो प्रपोज जब भी किया जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही प्रपोज किया जाता है और अप्रूवल मिलता है। फाइन, देन इंटरिम डिविडेंड के बारे में लिखा हुआ है, एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹40,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड। सो ये इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर का ही होता है, इस बात को याद रखिए हमेशा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे तो डिविडेंड फिक्स्ड रहता है। फाइन, और उनको उतना ही दिया जाता है, न कम न ज़्यादा, स्पेशल केसेस में ज़्यादा भी मिल सकता है। सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू प्रिपेयर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स।
सो सॉल्यूशन 6 वी विल सी कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम में सबसे पहले सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को माइनस करके लिखेंगे बिकॉज दैट विल बी द नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। फाइन। सो यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 7,20,000 करंट ईयर का है, जिसमें प्रीवियस ईयर का 4 लाख रुपीज़ लेस कर देंगे, और ये है अमाउंट 3,20,000 रुपीज़ जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है। और बाकी जो था मतलब बाकी जो 4 लाख है ये प्रीवियस ईयर का है, तो इससे हमें हटा देना है और करंट ईयर का हमें पता चल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे डिविडेंड पेड। ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को अगर डिविडेंड मिल रहा है इसका मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर्स को मिल चुका है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स को देने से पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड देती है, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जा रहा है। तो एज द रिजल्ट प्रेफरेंस शेयर्स को पहले से ही दिया जा चुका है, और प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा हमें ओपनिंग पर ध्यान देना है। यहाँ तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों 6 लाख है, तो आपको यहाँ मतलब आप ओपनिंग पे लें चाहे क्लोजिंग पर ले एक ही अमाउंट आएगा, लेकिन आपको फोकस ओपनिंग बैलेंस पर करना है जो कि 6 लाख है। और 6 लाख का 10%, 6 लाख का 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 60,000 रुपीज़ हम ऐड करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इक्विटी शेयर डिविडेंड। इक्विटी शेयर डिविडेंड है प्रोपोज्ड डिविडेंड। फाइन। और ओपनिंग प्रोपोज्ड डिविडेंड को ही हमको लिखना है, क्योंकि ये प्रोपोज्ड डिविडेंड किससे रिलेटेड होता है, इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड होता है, और वो दिया हुआ है 1,60,000, क्योंकि पिछले साल जो प्रपोज किया गया होगा वही अप्रूव होकर के डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट ईयर में, और करंट ईयर में जो प्रपोज किया गया है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो उसे हमेशा इग्नोर कीजिए। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनपेड डिविडेंड, उसे भी आप इग्नोर कीजिए क्योंकि वो इसी डिविडेंड का ही हिस्सा है। फाइन। एंड इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करके पे किया जाता है उसे हमें यहाँ लिखना है। इंटरिम डिविडेंड पेड ही होता है क्योंकि ये साल के बीच में डिक्लेयर किया जाता है और उसे पे भी किया जाता है। सो इट इज़ ऑलरेडी रिटर्न पेड, सो हमें सिर्फ इसे लिखना है, ऐड करना है 40,000 रुपीज़। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम से रिलेटेड जानकारी नहीं है क्वेश्चन में, सो उसे हम यहाँ अपने मन से नहीं लेंगे। और जो अमाउंट आ रहा है 5,80,000, दिस इज what is net profit before tax and extraordinary item. So this is your answer. Now let us see question number 7. From the following extract of balance sheet of Universal Limited, calculate net profit before tax and extraordinary items. इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, और ये है 31 मार्च 2022, दिस इज करंट ईयर, एंड 31 मार्च 2021 विच इज प्रीवियस ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का है दोनों साल में। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 10 लाख का है दोनों साल। और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर में 15 लाख का है, जबकि प्रीवियस ईयर का 10 लाख है। मतलब 15 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो हमें करंट ईयर का बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, जो कि 5 लाख है यहाँ। फाइन। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹2 लाख वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 1 नवंबर 2021। सो इंटरिम डिविडेंड हमेशा इक्विटी शेयर्स का ही होता है, और इंटरिम डिविडेंड दिया गया है इसका मतलब यह है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी पहले दिया जा चुका है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की डिविडेंड पे करने की बारी तभी आती है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप उनका डिविडेंड दे चुके हैं। सो सॉल्यूशन 7, सबसे पहले हम सरप्लस से शुरू करते हैं।
सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम करंट ईयर के बैलेंस को प्रीवियस ईयर के बैलेंस से कंपेयर करेंगे तो हमें करंट ईयर का नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा मिल जाएगा जो आखिरी में बचा हुआ है। फाइन, अब इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि हम फॉर द ईयर बना रहे हैं। फाइन, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है तो हमको फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड ही आइटम्स को लेना है। और यहाँ जो 15 लाख लिखा हुआ है उसमें ये 10 लाख ऑलरेडी शामिल है ओपनिंग बैलेंस। फाइन, तो उससे हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमें करंट ईयर का नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा पता चल जाएगा जो आखिरी में हमने बैलेंस शीट में लिखा रखा है आफ्टर रिजर्व्स एंड डिविडेंड एंड ऑल, है ना। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट रहता है उसी से डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले रिजर्व्स भी बनाए जाते हैं। फाइन, तो वो हमारा एक्चुअल में नेट प्रॉफिट तो है नहीं। फाइन, सो इसलिए हम उस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं जो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। तो इसके लिए हमको रिवर्स जाना होगा। रिवर्स जाना होगा मतलब हमें उसमें कितना डिविडेंड दे दिए वापस ऐड करना है। जितना जनरल रिजर्व क्रिएट किए वगैरह रिजर्व अन्य रिजर्व क्रिएट किए उसको भी हमें ऐड बैक करना है। तब जाकर के हम उस नेट प्रॉफिट पर पहुंचेंगे जिसे हम कह सकेंगे बिफोर टैक्स। ऐड करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर जो है वो ओपनिंग बैलेंस को देखिए। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख का है और उस पर प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है, 10% है। सो 1 लाख रुपीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड। Interim dividend paid on equity shares is given in the question and that is 2 lakh rupees. और प्रपोज्ड डिविडेंड तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अगर दिया हुआ होता तो हम ओपनिंग को यहाँ ऐड करते, ओपनिंग बैलेंस को, क्लोजिंग को इग्नोर करते। अब हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा ₹8 लाख एंड दिस इज अवर आंसर। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है। प्लीज डू नॉट स्किप द एक्सप्लेनेशन पार्ट बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द concept in a good way. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.